जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो संसद है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को बड़े सरल शब्दों में समझेंगे और फाइनली हम जैसे टेस्ट लगाते हैं टेस्ट लगाएंगे, जिसमें आपको मॉडल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो भारतीय संसद की संरचना है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो उसमें आपसे प्रश्न बनता है कि भारत की जो संसद है उसके कितने अंग हैं। तो दोस्तों 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको आर्टिकल 79 के अंतर्गत ये प्रावधान देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम राष्ट्रपति की विशेषकर बात करें तो देखिए राष्ट्रपति वाला सेशन हमने डिटेल में कर लिया है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट की दृष्टिकोण से हम बात करते हैं। ठीक है, तो संसद का एक अभिन्न अंग है, विधायी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, अभी बस इतना याद रखिए। ठीक है, देखिए ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको बड़े क्वेश्चन के लिए ना तैयार करती हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इतना कि किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा राज्यसभा को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये अस्थाई सदन है। आपसे प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई सदन है। उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, 1, 2, 3 ऐसे कुछ करके ऑप्शंस आते हैं। तो ये आप पॉइंट पॉइंट ना दिमाग में फिट करके चलेंगे तो वो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा स्थायी सदन होता है। ठीक है, और ये कभी भंग नहीं होता, याद रखेंगे। इसके कुल सदस्य अधिकतम 250 हो सकते हैं। 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा इसमें नामित किए जाते हैं और नामित करने के लिए कुछ बेस है। उसमें वो व्यक्ति कला के क्षेत्र से आना चाहिए, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से वो आना चाहिए। ठीक है, समाज भी इसमें आता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और ये बेस है कला, साहित्य, विज्ञान। ठीक है, वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है तो 245 के लगभग है, याद रखिएगा। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और फिर से उनका क्या होता है, चुनाव होता है। ये चीज़ आपको एकदम क्लियर कट माइंड में रखना है। ठीक है, अगर पूछे प्रश्न सभापति कौन होते हैं राज्यसभा के, तो जो भी भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे आते हैं वो डायरेक्टली, इसीलिए हम एक्स ऑफिसियो बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो एक्स ऑफिसियो सभापति हो जाएंगे, किसके, राज्यसभा के। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। और भारत के उपराष्ट्रपति की जो वेतन आती है वो सभापति के रूप में आती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा लोकसभा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये सीधे जनता द्वारा मतलब इनको चुना जाता है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। कुल सदस्य अधिकतम 552 हो सकते हैं। 530 सदस्य राज्यों से आते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा। अब देखिए पहले केवल एंग्लो इंडियन था। ठीक है, कि केवल एंग्लो इंडियन इसमें नॉमिनेट होते थे 2 सदस्य में, लेकिन अब ठीक है केवल एंग्लो इंडियन जो प्रतिनिधित्व है वो समाप्त हो गया है। वर्तमान सदस्य संख्या 543 है, याद रखिएगा कितना, 543। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक है, तो फिर राष्ट्रपति को लगेगा कि भाई सपोर्ट में है ही नहीं लोकसभा, जो वर्तमान में मतलब प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो लोकसभा के जो मतलब मुख्य जो नेता होते हैं। ठीक है, अगर उनकी सपोर्ट में नहीं है तो लोकसभा भंग कर देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, ये चीज़ें होती हैं। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर के ऊपर हमने अलग से सेशन किया है, आप देखिएगा। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन देते हैं, लोकसभा स्पीकर, ये हम याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे संसदीय कार्यप्रणाली के प्रमुख तत्वों के ऊपर, और इसमें सबसे पहले हम जो सेशंस होते हैं संसदीय वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहाँ से प्रश्न बनता है उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। देखिए आपसे प्रश्न बनता है कि बजट सत्र कब से स्टार्ट होकर कब तक चलता है, तो दोस्तों याद रखेंगे फरवरी से ये मई के बीच में
बजट सत्र का काल है। उसके बाद मानसून सत्र जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, तो ये आपको मंथ याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको, मानसून सत्र जुलाई से कब तक, सितंबर तक। आपको भी पता है मानसून कब आता है, उसी हिसाब से आप याद रखेंगे। उसके बाद आपने देखा शीतकालीन सत्र कब से कब तक है, नवंबर से दिसंबर के बीच में। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है कि इन सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना है, यानी कि एक वर्ष में कम से कम, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, जैसे मान लीजिए कोई नियम कानून बनाना बहुत आवश्यक है और वहाँ पे कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्राप्त होती है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है, और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत गवर्नर को। तो ये दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर सत्र नहीं चल रहा है या फिर किसी राज्य में इमरजेंसी लगी है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं और तत्कालिक कोई नियम कानून बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और 213 के अंतर्गत वही प्रक्रिया गवर्नर अपनाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम विधायी प्रक्रिया के ऊपर। अब विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसेस में क्या है, ये भी संसदीय कार्यप्रणाली का प्रमुख तत्व है। संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया जितने चरणों में होकर गुजरती है वो चरण आपको याद रखना है सीक्वेंस में। सबसे पहले विधेयक का प्रारंभ होता है, यानी कि बिल लाया जाता है। उसके बाद दोनों सदनों में उसको पारित करना होता है। ठीक है, उसके बाद उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है और तब जाकर वो कानून बनता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, आप प्रोसेस याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट इज़ द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये चीज़ आर्टिकल 79 में है कि पार्लियामेंट के 3 अंग होंगे। वो चीज़ मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण तत्व, और ये बड़े एग्जामों में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले प्रश्न यहीं से आते हैं। ठीक है, तो प्रश्नकाल। अब यहाँ पे कार्यप्रणाली में प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल क्या है, ये सब हम समझेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा प्रश्नकाल का क्या है। संसद के प्रत्येक कार्य दिवस की शुरुआत प्रश्नकाल से होती है, जो आमतौर पर सुबह 11 बजे से 12 बजे तक चलता है। तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रश्नकाल का जो समय काल है वो कब से कब तक है, कितने घंटे का होता है। तो दोस्तों 1 घंटे का याद रखेंगे, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो योजनाएँ हैं और जो कार्य हैं उनमें पारदर्शिता को दिखाना। ठीक है, और क्या करना, सरकार की जो जवाबदेहिता है उसमें सुनिश्चित करवाना। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं प्रश्नकाल में। ठीक है, तो याद रखेंगे नीतियों, योजनाओं और कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रश्नकाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्नकाल, ये तो आपने देख लिया। अब प्रश्नकाल के साथ साथ इसके प्रकार भी जानिए। ठीक है, कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। देखिए, इसमें स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये है क्या एक्चुअली प्रश्नकाल का, तो आपने उद्देश्य जान लिया कि सरकार के नीतियों, कार्यों, इन सब की पारदर्शिता को सुनिश्चित की जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रश्नों के प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कैसे सरकार को जवाब देनी होती है, यानी कि जो सत्ता में जो बैठे सदस्य हैं उनको, या फिर जो मंत्रीगण हैं, कैसे जवाब देते हैं उनको समझते हैं। देखिए, अगर कोई स्टार्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रश्न के प्रकार में है, अगर कोई स्टार्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनका मौखिक उत्तर संसद में दिया जाता है और इन पर जैसे जो विपक्ष के लोग हैं वो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न के सामने स्टार का चिन्ह होता है, इसलिए इनको हम स्टार्ट क्वेश्चन कहते हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषता से जुड़े प्रश्न पूछे गए एग्जामों में और आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, यानी कि अल्प सूचित प्रश्न। ये क्या है, तो ऐसे प्रश्न जो कम से कम समय में उत्तर देने योग्य हों उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, और ये संबंधित मंत्री की अनुमति पर पूछे जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पे आपने स्टार्ट क्वेश्चन देखे थे, अब यहाँ पे देखिए अनस्टार्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है, जिनका लिखित उत्तर मंत्री द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इनके ऊपर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा।
ठीक है। उसके बाद है प्रश्न की जो सूचना का समय है वो कितना है, कब तक के लिए है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जिनको प्रश्न पूछना होता है वो 15 दिन पहले नोटिस इनको देना ज़रूरी होता है कि आप 15 दिन पहले नोटिस दे दीजिए कि आप प्रश्न पूछने वाले हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तो अगला तैयार रहता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछने से 15 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा अगर आप प्रश्न करने चाहते हैं तो, ठीक है। तो आपने प्रश्नों के प्रकार समझ लिए, ठीक है, और आपने प्रश्नकाल को भी देख लिया 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे का, और 1 घंटे में ये सभी प्रक्रिया चलती हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से स्टार्ट क्वेश्चन, इनके ऊपर मौखिक उत्तर संसद में दिया जाता है, इन पे पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रश्न के सामने स्टार का मार्क होता है, और अल्पसूचित प्रश्न ये मतलब प्रश्न कम समय में उत्तर देने योग्य होते हैं, संबंधित मंत्री की अनुमति से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जो अनस्टार्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर जो मंत्री होते हैं वो लिखित में आंसर करते हैं, और इसके ऊपर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है, और प्रश्न पूछने से 15 दिन पहले नोटिस देनी होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे ज़ीरो आवर का। देखिए ज़ीरो आवर नाम का कोई कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा, ये मीडिया की देन है, ठीक है, ये मीडिया की देन है ज़ीरो आवर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद 12 बजे ये शुरू होने वाली एक अवधि है जिसको हम शून्यकाल कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? यह संविधान या नियम पुस्तिका में उल्लिखित नहीं है, यह एक प्रचलित परंपरा है। इसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के ही जनहित के मुद्दों पर प्रश्न उठा सकते हैं, ठीक है। और इस समय सरकार को जवाब देना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन अक्सर इस पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पब्लिक का कोई मुद्दा है, ठीक है, या फिर कोई मैटर गंभीर है तो इसको संसद में उठा दिया जाता है, इसमें नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य और इसकी विशेषता आपने समझ लिया, ठीक है। और उदाहरण क्या है? जैसे प्राकृतिक आपदा, किसी सरकारी नीति की विफलता, स्थानीय मुद्दों पर चर्चा, आपने सुना होगा डिबेट में, ठीक है। जब संसदीय डिबेट होता है तो उसमें अचानक से किसी लोकल मुद्दे को उठा लिया जाता है। जैसे अगर अभी हम बात करें जो स्थानीय मुद्दों में, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक शो चल रहा था, ठीक है, लेटेंट करके, गॉट लेटेंट करके एक कोई शो चल रहा था, उसमें इलाहाबादिया करके एक व्यक्ति बड़ा फेमस हुआ था, उसने कोई ऐसे अश्लील बात करी थी, ठीक है, जो समाज को गलत मैसेज दे रही थी। तो वो ऐसे प्रश्न करने के लिए मतलब पहले से कोई ऐसा मतलब नोटिस देना जरूरी नहीं था, अचानक से उठा दिया गया, ठीक है, और उसके ऊपर सभी ने अनुमति भी दे दी, ठीक है। तो ये 0 आवर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संसदीय कार्यप्रणाली के प्रमुख तत्वों में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर। अब सबसे पहले इसकी परिभाषा समझिए। यह एक ऐसा संसदीय उपकरण है जिसके माध्यम से कोई सदस्य किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता है। इसमें प्रक्रिया क्या है? सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना देता है। यदि अध्यक्ष अनुमति देते हैं तो संबंधित मंत्री को सदन में आकर विषय पर बयान देना पड़ता है, और इसके बाद अन्य सदस्य उस विषय पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तत्कालिक और गंभीर विषयों पर सरकार की जानकारी लेना और सरकार को जवाबदेह बनाना, ठीक है। तो आपको याद रखना है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे ये जो भी आपने देखा संसदीय कार्यप्रणाली के जो प्रमुख तत्व थे, ठीक है, इनका महत्व क्या है? तो लोकतंत्र में सरकार की जो जवाबदेही है वो सुनिश्चित करना, ठीक है, संसद में जनता की आवाज़ उठाने का एक माध्यम, नीति निर्माण और कार्यान्वयन में पारदर्शिता और सुधार का अवसर, ठीक है। तो इनका महत्व है। अब हम बात करते हैं संसद के कार्य, ठीक है। तो संसद के क्या कार्य हैं आप यहाँ पे देखिए। विधायी कार्य में कानून बनाना, संविधान संशोधन करना, ये विधायी कार्य है। एग्जाम में प्रश्न पूछे कि संसद की विधायी कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बहुत सारे कार्य दिखेंगे आपको, तो आप किसी पे भी ट्रिक करके आएंगे नहीं। तो विधायी कार्य में कानून बनाना और संविधान संशोधन करना। उसके बाद जो फिनेंशियल फंक्शन है यानी कि जो वित्तीय कार्य हैं वो क्या है, ठीक है। तो वार्षिक बजट पारित करना, करों और खर्च की अनुमति देना, ठीक है। तो ये फिनेंशियल फंक्शन है, आपको याद रखना है, और ये संसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे वार्षिक बजट पारित करना, करों और खर्च की अनुमति देना। संवैधानिक कार्य क्या है? तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन,
संविधान में संशोधन, ठीक है। तो ये संवैधानिक कार्य हैं और संविधान में संशोधन ये विधायी कार्य भी है, ठीक है। तो चीज़ें याद रखनी है आपको। उसके बाद कंट्रोल फंक्शन यानी नियंत्रण कार्य क्या है, तो कार्यपालिका पर निगरानी रखना और अविश्वास प्रस्ताव लाना, ठीक है। उसके बाद विमर्श कार्य यानी कि डेलिब्रेटिव फंक्शन क्या है, तो राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना, जनमत का प्रतिनिधित्व करना, ठीक है। तो ये सभी कार्य हैं पार्लियामेंट के। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। संसद का पहला सत्र कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा का विघटन संभव है, लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन है, उसका विघटन संभव नहीं है, ये 6 वर्ष का होता है। संसद की कार्यवाही 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में होती है। संसद भवन का नया नाम अब संसद भवन है, ठीक है। और नया भवन 2023 में उद्घाटित हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इसका इनाग्रेशन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और डेट था 28 मई 2023। और आर्किटेक्ट कौन थे? बिमल पटेल जी, ठीक है। तो आप याद रखना है ये नाम, बिमल पटेल, जो नया संसद भवन है जिसका नाम है संसद भवन, ठीक है। तो इसके आर्किटेक्ट थे। जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी संसद भवन की, अब उसका नाम क्या है? संविधान सदन, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पहले जो पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग था अब उसका नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे संविधान सदन, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट था और हमने पार्लियामेंट को संक्षिप्त में देख लिया, ठीक है। अब बारी है प्रश्नों की। प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से अटेंड कीजिएगा। भारतीय संसद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये है आपके आर्टिकल 79 में, ये हमने बात करी थी। और इसी में ये बात है कि संसद के 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? राज्यसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों राज्यसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद 80 है, याद रखेंगे। लोकसभा के सीटों के वितरण और पुनः सीमांकन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए हमने पार्लियामेंट में अनुच्छेद शुरू में नहीं देखा था, लेकिन टेस्ट के माध्यम से अनुच्छेद याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 81 का विषय है, ठीक है। और लोकसभा का भी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत ही आता है, याद रखिएगा। लोकसभा की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो दोस्तों ये बताया गया है अनुच्छेद 83 में कि लोकसभा की जो अधिकतम, ठीक है, जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष की हो सकती है, ठीक है। और राष्ट्रपति के हिसाब से तो वो कभी भी विघटित कर सकते हैं कुछ मतलब संभावनाओं पे। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के पास है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और देखिए संयुक्त सदन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा का स्पीकर होता है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। अनुच्छेद 112 में क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात है। और अनुच्छेद 111 में प्रेसिडेंट किसी बिल पर कंसेंट देते हैं या नहीं देते हैं, इस बारे में है। और अनुच्छेद 113 में क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। वार्षिक बजट संसद में किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? अभी हमने आपको बताया अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर सहमति देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसके ऊपर भी हमने चर्चा कर लिया है अनुच्छेद 111 में, ठीक है। राज्यसभा में नामित सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों ये दी गई है अनुच्छेद 80 में, इसके ऊपर भी हमने बात किया था। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के ऊपर। राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें से किसी के पास नहीं है, ठीक है। और आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये अस्थायी सदन होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में दोस्तों 1/3 मेंबर क्या होते हैं, अपना सीट त्यागते हैं, मतलब उनका कार्यकाल कंप्लीट होता है, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। एग्जाम में प्रत्येक 1 वर्ष कह देता है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो पहले ही बता चुका हूं, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं और इनका वेतन भी सभापति के रूप में ही मिलता है इनको। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों जो
धन विधेयक है ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। और मैंने आप सबको बताया था लोकसभा स्पीकर वाले चैप्टर में कि जो वित्त विधेयक होता है, कौन सा धन विधेयक होगा, ये अंतिम निर्णय लेता है लोकसभा का स्पीकर। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। संसद का कोई भी सत्र प्रारंभ होने से पहले किसकी अनुमति आवश्यक होती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की। ये चीज़ें भी आप लोगों को बता रखी है मैंने। प्रश्न नंबर 12 क्या है? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1951-52 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संसद की कार्यवाही की भाषा क्या है? तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश। ये भी आपको पता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो चुके हैं, राइट। प्रश्न नंबर 17 क्या है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मैंने आपको गला फाड़ के बताया है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं और बुलाने का कार्य करता है राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये प्रावधान है संयुक्त बैठक का, और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपने देश के संविधान में लिया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 क्या है? भारत का नया संसद भवन किस वर्ष उद्घाटित हुआ? तो दोस्तों 2023 में। ये भी हमने आपको डिटेल में बताया, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 क्या है? राज्यसभा को धन विधेयक पारित करने की शक्ति है। एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? धन विधेयक पर राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। तो दोस्तों इसमें आप बताएंगे कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो राज्यसभा को धन विधेयक पारित करने की शक्ति नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, ठीक है। और धन विधेयक पर राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है, ठीक है। तो केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 20 क्या है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। बिल्कुल, हमने बात किया था आर्टिकल 79 में, ठीक है। राष्ट्रपति संसद की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है, तो गलत, ठीक है। स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। केवल कथन 1 सही है, ठीक है। तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं कार्यवाही का अध्यक्षता। संसद में संविधान संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है। संविधान संशोधन केवल लोकसभा में किया जा सकता है, गलत, ठीक है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 1 क्या है? संसद में प्रश्नकाल प्रतिदिन पहले 1 घंटे चलता है, ठीक है। तो हमने बताया था 11 बजे से 12 बजे के बीच में। उसके बाद शून्यकाल संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो प्रश्नकाल प्रतिदिन पहले 1 घंटे चलता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, और देखिए जो 0 आवर है ये संविधान में उल्लेखित है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमने आपको बताया उल्लेखित नहीं है, तो केवल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और इस तरह से हमने 22 क्वेश्चंस देख लिए, और आज का जो सेशन है यहीं पे कंप्लीट होता है। और अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई पे खूब जोर देते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। और अपने सेहत का ख्याल रखिए। और देखिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके पार्ट बनिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, बोलिए अपना ही फैमिली है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।